ये तस्वीरें बताती चलूं, ये अटारी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जो औपचारिक तौर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है वो तो शाम में करीब 6 बजे के आसपास शुरू होगी। लेकिन अभी यहां पर देखिए किस तरीके से ये शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग देशवासी जो हैं यहां अटारी बॉर्डर पर पहुंचकर जो शौर्य है, जो वीरता है, उसका प्रदर्शन करते हुए सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मलूक नागर जी का रुख करने जा रही हूँ और मलूक नागर जी से हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। नहीं, आपका काम आसान नहीं करने देना ना, अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लगने देना मुझे। पहले सबसे एक एक बार बुलवाऊंगी, उसके बाद फिर सबकी जुगलबंदियां शुरू होगी। मलूक नागर साहब आइए। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि साहब ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर दिया लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मलूक जी, कहना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना घंटों का भाषण और उसमें इतना ज़्यादा पूरा विस्तार में सबके बारे में बताया, इनको केवल 2 मिनट के भाषण पे ही क्यों दिक्कत हुई? दूसरा, ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी डर गए आरएसएस से। एक तरफ लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री से पूरा विपक्ष डरता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इतना अगर आरएसएस तकड़ा है तो क्या खूबी है? कभी इस बात की सोचने की कोशिश करी क्या? या सेवा दल में क्या कमी है, इसको कभी एनालिसिस करने की कोशिश करी क्या? हाँ, मैं तो अभी सरकार के साथ आरएलडी में हूँ, पहले विपक्ष में रहा और घुस के मुसलमानों के बीच में रहा। एक बात तो पक्की है कि जो परसेप्शन है आरएसएस का, जो कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां जो अफवाह फैलाती हैं, उसकी वजह से परसेप्शन में कहीं ना कहीं ऐसा है जो देश के सामने बढ़िया तरीके से उनकी उपलब्धियों को लाने की जरूरत है। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जाएं, वहाँ 29.4% गुजर बकरवाल या गुजर मुसलमान हैं। वहाँ इंद्रेश जी ने उनके लिए इतना गंभीरता से काम करा है, क्योंकि उन गुजर मुसलमानों के लिए मैंने भी बहुत शिद्दत से, बहुत घुस करके पार्लियामेंट में भी, टेलीविज़न पे भी, उनके बीच में जाके भी, लाल चौक पे भी उनकी रैली करके भी, उनके हितों की रक्षा करके भी, उनके रिजर्वेशन के मुद्दे पार्लियामेंट में उठा काम करा है। तो मुझे लगा जी कि यार इनके बारे में इतनी खराब बात सुनते थे, तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो असलियत में ये है, आपका परसेप्शन बदला। खत्म कर रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां जिस परसेप्शन को फैलाते हैं आरएसएस के बारे में, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार हैं। और 100% जो इनकी सेवा दल कांग्रेस है, वो जो देश के लिए नहीं काम कर पा रही, उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। ये गिरेबान में झांकें पहले और वास्तविकता पे जाएं और देश के लिए जो जरूरी है उस पे बात करें, राजनीति से अलग हटकर। ठीक है, प्रियंका भारती का रुख करते हैं। आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका भारती, एक कहावत है कि साहब बद अच्छा बदनाम बुरा। आरएसएस के साथ भी यही मसला है क्या, कि मतलब ऐसा नैरेटिव, एक झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस के साथ ऐसे चस्पा कर दिया गया है और विपक्ष यही अभी भी काम कर रहा है, आरएसएस को बदनाम करो। जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एनजीओ कहा है मोदी जी ने, तो एक स्टेटमेंट है मोदी जी का 22 फरवरी 2016 का, जहां वो कहते हैं कि मोदी को डीफेम और गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने वाले एनजीओज हैं। तो आज एनजीओ किसको कहा गया और कह करके आरएसएस को छोटा बनाया, जो अच्छी बात है, क्योंकि ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे से बड़ी दिक्कत है, इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूँ, और अशोक चक्र से दिक्कत है, उसको दिल में बिठा करके आई हूँ। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूँ। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी, पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में कि संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते। और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है, इनको क्या कहते हैं, गोलवलकर जी को मोदी जी गुरु मानते हैं
और गुरु मानते हुए उनके बुद्ध से तुलना करते हैं अपनी किताब में। और अब सुनिए कि एक सावरकर जिनको खुद प्रेरणा स्रोत मानते हैं मोदी जी, वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। वो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं कि वो अनाचार है। और जिस समय बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना बना रहे थे, उसको अपना रहे थे, उनके बारे में सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, गिरगिट जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ में। और ये संगठन ही वो संगठन है जिसने गांधी जी के हत्यारे को, देश के जो सबसे पहले आतंकवादी हैं, उस खूंखार आतंकवादी को पाला पोसा। और मैं ये फैक्ट्स के साथ आपके सामने कह रही हूं, इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया नाथूराम गोडसे ने पुलिस को अपने पकड़े जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं साइमल्टेनियसली आरएसएस के लिए और हिंदू महासभा के लिए काम कर रहा था। तो इस व्यक्ति को किन्होंने पाला पोसा, तो बापू के हत्यारे की जिम्मेदार तो ये लोग हैं। और आरएसएस पर सिर्फ ये आरोप नहीं है, वैसे उस जिम्मेदारी से मुक्त कोर्ट ने भी किया और उस जिम्मेदारी से मुक्त सरदार पटेल ने भी किया, क्योंकि यहाँ पर इतने इतिहास के पन्ने आप पलट रहे हैं। सरदार पटेल ने अपने पत्र में ये लिखा कि जिस बापू की हत्या सिर्फ यूं ही नहीं हुई, देश में इतना विषाक्त माहौल बनाने वाले जिम्मेदार संगठन का नाम आरएसएस है। प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। गोडसे के भाई भी कहते हैं कि मेरे भाई ने कभी आरएसएस को छोड़ा ही नहीं। तो आप उनके भाई को झूठा ठहरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बताइए देश को। मैं डॉक्टर संगीत रागी का रुख करती हूँ। प्रोफेसर साहब से जरा ये समझते हैं कि क्या आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल है? ये तो इतिहास के कटघरे में यहाँ पर आपने सुना कैसे खड़ा कर दिया आरएसएस को। प्रोफेसर साहब देखिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अमरिंदर शरण को एक एमिकस क्यूरी बनाया था और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि आरएसएस को और सावरकर को, दोनों को इसमें हटाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कहीं गिल्टी आरएसएस को पाया ही नहीं गया है और न ही सावरकर को पाया गया है। तो इस बात को यहीं पर हम रोक देते हैं। ये 2018 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में गया था। एक दूसरी बात, बंच ऑफ थॉट 1965 में लिखी गई थी। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता उस समय बोल रहे थे 1925 और 1945 का जिक्र कर रहे थे। तीसरी बात, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था और किसी की हैसियत नहीं है डॉक्टर अंबेडकर को आज क्रिटिसाइज करके दे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, आप माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िएगा, अंबेडकर ने कहा था कि हिंदुओं को सेना में भर्ती होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादा है और आने वाले दिनों में ये हिंदुओं के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ये उसी माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। अब आते हैं कि जो आलोक जी ने कहा, देखिए उनको मैं एक जानकारी दे दूं कि कम से कम लाखों 3,35,000 या 4,35,000, मुझे थोड़ा गणना कम आ रही है, जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन हैं वो सेवा प्रकल्प चला रहे हैं, चाहे वो बनवासी कल्याण आश्रम हो। 46,000 गाँवों में बनवासी कल्याण आश्रम का कार्य है। सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल, जितने भी दलित बस्तियां हैं उनमें एक भी संगठन इस देश का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन काम कर रहे हैं। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट को पूरा का पूरा कांग्रेस ने क्रिश्चियनाइज कर दिया। और क्यों क्रिश्चियनाइज कर दिया? क्योंकि वेरियर एल्विन के साथ उनका समझौता हुआ था, जिनको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। पंडित नेहरू ने समझौता किया था कि वहाँ पर जो है वो नागालैंड के अंदर साधु और सन्यासी नहीं जाएंगे लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी जाएंगे। उस समय 27% क्रिश्चियन आबादी थी, आज 97% हो गई है। तो चूंकि आरएसएस इनके बीच में एक दीवार खड़ी थी, नहीं तो इस देश का आंशिक इस्लामीकरण और आंशिक क्रिश्चियनाइजेशन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया, खास करके सरदार पटेल के मृत्यु के बाद, चाहे वो केएम मानिक मुंशी हो, चाहे वो बाकी जो टंडन हो, सभी को एक दूसरी धारा थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन सारी धाराओं को कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत्म कर दिया। एक अंतिम बात कर दूं, वोट चोरी की यहाँ पर जिक्र चल रहा था। पहला वोट चोरी कब हुआ था? सब कोई अच्छे तरीके से जानता था कि उस समय आजादी से पहले जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री भी बनेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक भी प्रदेश इकाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं किया। तो कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें थी
जो प्रधानमंत्री को बनवाने के लिए उस समय काम कर रही थी, क्या ये काम लेडी माउंटबेटन और ऐसी ताकतें जो उस समय काम कर रही थी, क्या उनके दबाव में ये सब काम किया गया था? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतिहास के गहन विद्यार्थियों को इस पक्ष में जरूर जाना चाहिए। एक और जिक्र कर देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के डिबेट का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, बस लास्ट हम यहाँ एक पर बात आरएसएस को लेकर बात कर रहे हैं, बहुत बढ़ जाएगा। शोएब जमाई भी इंतजार कर रहे हैं। जी कहिए। चाहे वो जैसा जिसका कि उन्होंने जिक्र किया था, यदि यही होता, यदि इतनी ही दिक्कत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1963 में जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस परेड में नहीं बुलाना पड़ता। जाकर के कांग्रेस पार्टी को यदि पाकिस्तान भारत के युद्ध 65 में युद्ध हुआ था, उस समय प्लीज बीच में बदतमीजी मत करें। देखिए शोएब जमाई भी इंतजार कर रहे हैं और फिर मैं डिबेट करूंगा। जो बाबा साहब की गिरगिट बोला वो नॉनसेंस है। नहीं, आप बिल्कुल उस पर आपत्ति जताइएगा। प्रियंका जी, आप बिल्कुल उस पर आपत्ति जताइएगा, लेकिन पहले प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी कर लें। प्रोफेसर साहब, रुमाना 1962 में जब चाइना और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था, ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन किया था? ठीक है, पूछिए तो जरा सा। ठीक है,